मैं दयानंद सनसनवाल आज आपको शोध के अंतर्गत इसकी संकल्पना एवं प्रकार के बारे में जानकारी दूंगा। इसमें सबसे पहले मैं आपको इसकी प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन के अंतर्गत कुछ जानकारी दूंगा। इसके पश्चात शोध की संकल्पना क्या है इसके बारे में बताऊंगा। फिर शोध की परिभाषा में अलग अलग विषयों के अंतर्गत क्या होनी चाहिए उसके बारे में बताऊंगा। फिर शोध की विभिन्न विशेषताएं क्या होती हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा और खोज एवं आविष्कार के बीच क्या अंतर है इसको मैं स्पष्ट करूंगा और इसके पश्चात शोध के विभिन्न प्रकारों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो लीजिए, आप जानते हैं कि किसी भी देश की प्रगति बहुत हद तक शोध एवं विकास पर निर्भर करती है। विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे शोध के कारण सूचना यानी जानकारी का विस्तार हो रहा है और शोध के कारण ही इंडस्ट्री के क्षेत्रों में विकास हो रहा है। अतः किसी भी देश की उन्नति एवं विकास का मुख्य आधार शोध है। इसलिए सभी विषयों एवं क्षेत्रों में शोध करना जरूरी है। परंतु देखा गया है कि समाज द्वारा विज्ञान, चिकित्सा एवं इंडस्ट्री के विभिन्न क्षेत्रों में हुए शोध का अधिकतम लाभ लिया जा रहा है। शोध के निष्कर्षों का उपयोग जितना विज्ञान, चिकित्सा एवं इंडस्ट्री में किया जा रहा है उतना सामाजिक विज्ञान में नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त भारत में कई विषयों के शोध विधियां नहीं पढ़ाई जाती हैं, फिर भी लोग शोध कर रहे हैं जिसकी वजह से शोध की गुणवत्ता न्यूनतम है। आइए अब मैं आपको शोध की संकल्पना के बारे में जानकारी दूंगा। हम सब जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है और आवश्यकता हमारे सामने समस्या के रूप में आती है। यही समस्या शोध का आधार होती है। जहाँ समस्या होती है वहाँ उसके समाधान भी होते हैं, लेकिन लोग समस्या के उपलब्ध समाधानों से पूर्णतया संतुष्ट नहीं होते हैं। इस असंतोष के कारण लोग उसी समस्या के अन्य समाधान निकालने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। यह भी सच है कि समस्या का कोई निश्चित समाधान नहीं होता है। अतः समस्या का प्रत्येक समाधान नई समस्या पैदा कर देता है। लीजिए, एक उदाहरण के जरिए इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि लोग चाहते हैं कि वे अपनी यात्रा के दौरान परिवार के संपर्क में रहें। इस समस्या के समाधान के लिए शोध किया गया और मोबाइल फ़ोन समाधान के रूप में आया, लेकिन उसके साथ कई समस्याएं जुड़ी हुई हैं। शोध यह बताते हैं कि मोबाइल फ़ोन के उपयोग से कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जो मोबाइल फ़ोन के
आने से पहले नहीं थी। अतः शोध हमें समाधान के साथ साथ नई समस्याएं भी दे सकते हैं। यह सच है कि विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में एक समान समस्या के कई समाधान होते हैं या हो सकते हैं। इस कारण यह कहना उपयुक्त नहीं है कि शोध के परिणाम सही हैं या नहीं। जैसा भी समस्या के समाधान आए वैसे ही उन्हें स्वीकार करना होगा। समाधान ज्ञात करने के लिए कुछ गतिविधियां करनी होती हैं और गतिविधियां व्यवस्थित या अव्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं। यदि गतिविधियां व्यवस्थित तरीके से की जाएं तो सफलता की संभावना अधिक होती है। ऐसा भी कह सकते हैं कि जब सफलता की संभावना अधिक नहीं है, वहीं पर अव्यवस्थित तरीके से गतिविधियां की गई हैं। इसलिए शोध में व्यवस्थित तरीके से ही गतिविधियां करनी होंगी। आइए अब हम शोध की परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं कि शोध को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। शोध एक प्रक्रिया है जिसमें व्यवस्थित तरीके से गतिविधियां करके समस्या का समाधान निकाला जाता है। यह शोध की सामान्य परिभाषा है। आइए अब हम शोध की परिभाषाएं विभिन्न विषयों में कैसे की जाती हैं उसके बारे में जानकारी लें। भौतिक विज्ञान में शोध एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां व्यवस्थित रूप से करके भौतिक विज्ञान के किसी पहलू से संबंधित समस्या का समाधान निकाला जाता है। हिंदी में शोध एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां व्यवस्थित रूप से करके हिंदी के किसी पहलू से संबंधित समस्या का समाधान निकाला जाता है। शिक्षा में शोध एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां व्यवस्थित रूप से करके शिक्षा के किसी पहलू से संबंधित समस्या का समाधान निकाला जाता है। प्रबंध में शोध एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां व्यवस्थित रूप से करके प्रबंध के किसी पहलू से संबंधित समस्या का समाधान निकाला जाता है। इन परिभाषाओं के बाद में आइए अब हम शोध की विशेषताएं क्या हैं इसके बारे में जानकारी लें। आप शोध किसी भी विषय में कर सकते हैं, लेकिन विशेषताएं वो ही रहेंगी। हर विषय में जब भी आप शोध करते हैं तो इन्हीं विशेषताओं को आप उनके अंदर देखेंगे। ये पहली विशेषता है कि शोध व्यवस्थित है। दूसरी, शोध समस्या आधारित होता है। तीसरी, शोध एक प्रक्रिया है। चौथी, शोध गतिविधियों पर आधारित होता है। और अंतिम है, शोध से समाधान प्राप्त होता है। ये विशेषताएं आप जरूरी नहीं कि इसी क्रम के अंदर आप बताएं। आप क्रम बदल सकते हैं, लेकिन विशेषताएं आप नहीं बदल सकते। आइए अब हम खोज एवं आविष्कार के बीच में क्या अंतर है इसके बारे में जरा पढ़ें। यहाँ पर
एक्सरे का उदाहरण लेते हैं। जर्मन वैज्ञानिक विलो रेगेंटन द्वारा 1895 में अचानक एक्सरे का पता लगा। 1497 में वास्को डी गामा भारत अचानक आ गया था। उनके द्वारा कोई व्यवस्थित प्रयास नहीं किया गया था। जेम्स वाट ने देखा कि उबलते पानी से भाप बाहर आने पर वह बर्तन के ढक्कन ऊपर उठा देता है, जो यह दर्शाता है कि भाप में ऊर्जा होती है जो ढक्कन को ऊपर उठा देती है। जेम्स वाट ने इस विचार का उपयोग करते हुए तथा व्यवस्थित गतिविधियां करके भाप के इंजन का आविष्कार किया। इस प्रकार भाप का इंजन व्यवस्थित रूप से की गई गतिविधियों का परिणाम था। अतः आविष्कार प्रायोगिक शोध है। आइए अब हम शोध के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। शोध के प्रकार एवं उनके आधार निम्नलिखित हैं। आपने शायद शोध के प्रकार पढ़े होंगे, लेकिन हो सकता है कि आपके अध्यापक ने उनका आधार नहीं बताया हो, जबकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि प्रकार के साथ उनका आधार बताना चाहिए, क्योंकि आधार अगर पता है तो आपको प्रकार भी समझ सकते हैं। तो आइए अब हम इसके प्रकार और उनके आधार के बारे में जानकारी लेते हैं। एक है गुणात्मक शोध, एक है मात्रात्मक शोध। गुणात्मक एवं मात्रात्मक शोध का जो आधार है वो प्रदत्त के प्रकार हैं कि जो डेटा होता है उसके दो टाइप हैं, एक क्वांटिटेटिव है और एक क्वालिटेटिव है। इसका दूसरा है कि एक शोध होता है दार्शनिक शोध, दूसरा होता है ऐतिहासिक शोध, एक है सर्वेक्षण शोध, एक है प्रयोगात्मक शोध और एक है व्यक्ति अध्ययन शोध। इन शोधों के जो आधार हैं वो विधि या प्रक्रिया है। तो दार्शनिक शोध, ऐतिहासिक शोध, सर्वेक्षण शोध, प्रयोगात्मक शोध तथा व्यक्ति अध्ययन शोध के वर्गीकरण का आधार उनमें अपनाई गई विधि या प्रक्रिया है। आइए एक और प्रकार है जिसको कहते हैं बुनियादी या आधारभूत या सिद्धांतिक शोध, दूसरा है अनुप्रयुक्त या प्रायोगिक शोध और तीसरा है क्रियात्मक शोध। इन तीनों के जो आधार हैं बुनियादी, आधारभूत, सैद्धांतिक शोध, अनुप्रयुक्त, प्रायोगिक शोध एवं क्रियात्मक शोध का आधार उपयोगिता है। धन्यवाद।